हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है। आपको सभी को याद है कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, तो हम लोगों ने उस आपके इन सब्जेक्ट्स का रिवीजन करवाया है। तो ये आपकी क्लास है, रिवीजन क्लास है। आपको पेपर के पहले हम लोग सभी चैप्टर्स रिवाइज करवाएंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी को एग्ज़ाम पेपर जब दे दिया जाएगा, पेपर आपके जो सब्जेक्ट पेपर आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप पर आ जाएगा, सेंड हो जाएगा, तब आपको आंसर शीट पे सबसे पहले क्या लिखना है वो फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ एंट्रीज फिल करनी है, जो कि ये हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी आंसर शीट पे जिस पर भी आप आंसर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिस आंसर शीट पर, उस पर सबसे पहले आपको डालना है अपना नाम, फिर क्लास, फिर फादर नेम, फिर सब्जेक्ट। पहले नाम, फिर आपकी क्लास, उसके बाद अपने फादर का नाम और उसके बाद किस सब्जेक्ट का पेपर है। ये चारों एंट्रीज आपको सबसे पहले फिल करनी है पेपर स्टार्ट करने से पहले। तो आपको पहले चारों एंट्रीज प्रॉपर फिल करनी है। उसके बाद पहले अपना नाम और उसके बाद सरनेम भी लिखना है आपको, खाली नाम लिखकर नहीं भेज देना है। फिर क्लास, फिर फादर नेम, उसके बाद सब्जेक्ट। ये चारों एंट्रीज फिल करने के बाद आप अपना पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये एंट्रीज फिल करना कंपलसरी है, वरना आपके मार्क्स समझ में नहीं आएंगे कि आपने क्या पेपर करके भेजा है। आप अपना प्रॉपर नाम लिखिए, उसके बाद अपना क्लास लिखिए, फिर आप फादर नेम डालिए, उसके बाद सब्जेक्ट डालिए। तो इसके बाद आप लोग पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पेपर में मैंने आपको हमेशा जब भी वीडियो सेंड की है, आपसे कहा है कि शब्दार्थ लिखना कंपलसरी है कॉपी में, और उसे याद करना भी ज़रूरी है। आप लोग उसे ध्यान से सुनते नहीं हैं, शब्दार्थ को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में शब्दार्थ आ गए तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ शब्दार्थ कैसे याद करना है। आपका चैप्टर जहाँ कंप्लीट हो जाता है, वहाँ आपको नीचे एक बॉक्स में शब्दार्थ लिखे होते हैं। शब्द ज्ञान करके हेडिंग है, वो शब्दार्थी हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? जैसे खुशबू, खुशबू का क्या अर्थ होता है? सुगंध। फिर तरुवर, तरुवर मतलब होता है पेड़। दुनिया, दुनिया का अर्थ होता है जगत या संसार। देखिए, दुनिया का क्या अर्थ होता है? संसार। तो पहले आप, अगर मैंने वर्ड दिया आपको दुनिया, तो आप पहले दुनिया वर्ड लिखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे संसार। इस तरह से आपको पेपर में लिखना है, डायरेक्ट आप संसार नहीं लिख देंगे। आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन में पेपर में आपको वर्ड दिया गया है वो वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप उसका अर्थ लिखकर भेजेंगे। तो आपके सभी चैप्टर्स में शब्दार्थ दिए गए हैं, जहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। शब्द ज्ञान जो एक बॉक्स लिखा हुआ है वो आपके शब्दार्थ हैं। आपको वो सभी शब्दार्थ 1 to 8 चैप्टर के पूरे याद करने हैं। जैसे आपकी देखिए, सुरीली मतलब होता है मधुर। फिर अवसर मतलब होता है मौका, तो अवसर वर्ड दे दिया तो आप उसका क्या अर्थ लिखेंगे? मौका। उसी तरह से आपके मदरसा, मदरसा मतलब होता है विद्यालय, जहाँ पे पढ़ाई होती है। दुरुस्त मतलब सही। फिर आपका है काजी, काजी का क्या अर्थ होता है? न्यायाधीश। सत्यवादी, सच बोलने वाला। चाव मतलब रुचि। विपत्ति मतलब कष्ट या मुसीबत। फिर आपका व्यंजन, व्यंजन का क्या अर्थ होता है? पकवान। तो अगर मैंने व्यंजन वर्ड दिया है तो आप उसका क्या अर्थ लिखेंगे? पकवान। फिर आपका है हाफना, हाफना मतलब जैसे आप दौड़ते हैं या तेज तेज चल के आते तो हाफने लगते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? सांस उखड़ना। सांस ऊपर नीचे चढ़ती है अपनी, तो उसे कहते हैं सांस उखड़ना। दम लेना मतलब सांस लेना। जब हम खड़े होके कहते हैं अब थोड़ा सा दम ले लूँ, तो दम लेना क्या होता है? मतलब सांस लेना। ताव का मतलब होता है ताव में आना, यानी आवेश में आना, क्रोधित होना। फिर आपके हैं कन्हैया, कन्हैया का क्या मतलब होता है? कृष्ण भगवान को हम कन्हैया भी कहते हैं। हृदय मतलब दिल। ये सब इनके अर्थ हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में शब्दार्थ आते हैं तो आपको जो शब्द दिया जाएगा उसका अर्थ आपको लिखना है। विकल मतलब व्याकुल, बेचैन। विनती मतलब प्रार्थना।
तो आपको चैप्टर्स जितने भी दिए गए हैं फर्स्ट टू 8 चैप्टर उनके पूरे शब्दार्थ याद करने हैं। कोई सा भी शब्दार्थ आ सकता है आपको लिखने के लिए। तो शब्दार्थ आपको क्लियर हो चुका है स्टूडेंट, कैसे लिखना है? पहले शब्द लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है। फिर आपका आता है टिक द करेक्ट, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यह होते हैं आपके टिक द करेक्ट। तो आपको टिक द करेक्ट कैसे करना है? जैसे एक आ गया, बाग में कृष्णदेव राय ने क्या देखा, तो उसके 4 ऑप्शन है, पेड़, फूल, चोर और मोर। आपको इन चारों में से जो सही अर्थ है उसका, जो सही आंसर है, जैसे बाग में कृष्णदेव राय ने क्या देखा, तो उन्होंने बागीचे में क्या देखा था? फूल देखा था। अब इसमें है पेड़, फूल, चोर और मोर, तो आपको फूल उसका करेक्ट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन लिखना है, बाग में कृष्णदेव राय ने क्या देखा? फूल। उसके नीचे उत्तर में लिख देना है फूल। आपको चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपको सारे टिक द करेक्ट जिस चैप्टर्स में जितने भी टिक द करेक्ट है सब याद करने हैं। और ग्रामर पोर्शन, ग्रामर की बुक में भी आपको फर्स्ट टू 7 चैप्टर दिए गए हैं, तो आपको फर्स्ट टू 7 चैप्टर के टिक द करेक्ट वो भी याद करने हैं। सिर्फ आपको इस बुक में से याद नहीं करना, उनके भी याद करने हैं। कहीं से भी टिक द करेक्ट आ सकते हैं। तो ग्रामर की बुक के भी फर्स्ट टू 7 चैप्टर के और फर्स्ट टू 8 चैप्टर जो आपको हिंदी की बुक है उसमें से आपको टिक द करेक्ट सारे याद करने हैं। आपको टिक द करेक्ट कैसे लिखना है मैंने बता दिया है। जैसे आपका एक 7 चैप्टर है खेलकूद और व्यायाम, उसमें से अगर टिक द करेक्ट आते हैं तो सुबह शाम सिर्फ डैश मिनट व्यायाम कर लो। अब इस जो फिल द आपको एक खाली जगह दे दी गई है, तो उसमें 10, 5, 20 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको कहा सुबह शाम सिर्फ 10 मिनट व्यायाम कर लो। 10 उसका करेक्ट आंसर है, तो आप उसके नीचे 10 लिख दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए फिर उसके बाद आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर है वो आपने उलट पलट करके उस बॉक्स में लिख दिए हैं। आपको उस बॉक्स में से करेक्ट आंसर जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, जैसे एक है कि डैश तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहता था। अब इसमें डैश कौन था? तो वो जो आपके हेल्प बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से आपको ढूंढना है कौन सा शब्द इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें है दरबारी, तो दरबारी तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहता था। तो जो दरबारी लिखकर आप उसका करेक्ट आंसर लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जैसे ऐसे। आपने दरबारी लिखा, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन भी उतारना है। अब मैं आपको एक और बता देती हूँ इसमें कि किस तरह से आपको फिल द ब्लैंक्स करना है। आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, आपको पूरा उतारना है फिल इन द ब्लैंक्स। और जहाँ आंसर लिखते हैं, जैसे एक है इसमें, मैं बहुत ही झेपू लड़का था, ये आपका फिल द ब्लैंक्स है। अब इसमें आंसर है झेपू, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन पूरा उतारेंगे जो फिल द ब्लैंक्स में दिया गया है, लेकिन जहां आपने आंसर भरा है झेपू, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। तो जो ब्लैंक जगह है वहां पर आप आंसर भर के उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया फिल द ब्लैंक्स कैसे करने हैं। आपको आंसर का एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमने आंसर उलट पलट करके लिख दिए हैं। आपको उनमें से ढूंढना है कि आपके 4 फिल द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढकर उस फिल द ब्लैंक्स में भरना है। उसके बाद आपके आते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको कैसे करना है? जो भी जैसे कोई एक वर्ड दिया गया है कि हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा था। अब हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा था, उसके आगे आपको इस तरह से, अगर वो सही है तो सही का निशान लगाना है, गलत है तो गलत का निशान लगाना है। तो आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने बोला राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, तो ये सही है तो आप उसके आगे सही का निशान लगा दीजिए। फिर आपके आते हैं स्टूडेंट टिक द करेक्ट भी हो गए। अब आपके देखिए सही मिलान कीजिए। सही मिलान मतलब होता है मैच द फॉलोइंग। ये आपको कैसे करना है? जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया कि जो हर समय रोता रहता है, जो हर समय रोता रहता है, यह आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आया है, जैसे जो हर समय रोता रहता है। अब यहाँ पर हमने
कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे 3 या 4 वर्ड्स दे दिए। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि रोतला, इसका आंसर क्या है? जो हमेशा रोता रहता है, हर समय रोता रहता है, तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो इसके सामने लिखना है आपको। यहाँ पर आपको उलट पलट करके वर्ड्स लिख दिए जाएंगे, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप इसके सामने लिख दीजिए। तो स्टूडेंट, आपको मैच द फॉलोइंग भी क्लियर हो चुके हैं कि किस तरह से करना है। आपको आगे क्वेश्चन उतारना है और उसके आगे इक्वल टू लगाकर आपको जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है इसमें। देन आपका आता है स्टूडेंट जो ग्रामर पोर्शन में आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। ग्रामर पोर्शन में आपके 1 to 7 चैप्टर में आपको क्या क्या दिया गया है? वचन है, लिंग है, और आपकी भाषा और व्याकरण है, वर्ण विचार, शब्द रचना, फिर संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। ये चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली पोर्शन में आएंगे। तो स्टूडेंट, आपको इसमें जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा लिखिए, आपको ये याद करना है। फिर भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा बोली में भेद, ये सभी हेडिंग्स आपको अच्छे से याद करना है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है ग्रामर में। फिर वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने शब्द होते हैं, तो आपको ये सभी याद करना है। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सब आपको याद करना है स्टूडेंट। फिर आपकी शब्द रचना, शब्द किसे कहते हैं, शब्द, और फिर वाक्य किसे कहते हैं, मतलब शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। फिर आपका संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, आप सभी जानते हैं, नाउन प्रोनाउन आपने शुरू से पढ़े हैं, तो संज्ञा की परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। और देन आपका आता है लिंग। अब देखिए, ग्रामर पोर्शन का आपको ये बता रही हूँ मैं। लिंग में आपको क्या करना है, अगर जैसे लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग किसे कहेंगे, जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। फिर लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब अगर आपको कोई वर्ड दे दिया गया, जैसे कि आपको दिया गया है वर्ड पुरुष, पुरुष आपके पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री। पुरुष यानी आदमी और स्त्री यानी औरत। तो आपको कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, अगर मैंने पुल्लिंग शब्द दिए तो आपको उसको स्त्रीलिंग बनाना है, तो पहले पुरुष लिखेंगे, उसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे। फिर आपका देखिए, मान लीजिए मैंने आपको वर्ड दिया कि वर, वर कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, वधु, वर वधु। तो ये हो गया आपका पुल्लिंग शब्द और ये इसके आंसर हो गया स्त्रीलिंग वधु। तो आपको इसी तरह से अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि आप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाइए, तो आप किस तरह से बनाएंगे कि पहले आप वर्ड शब्द लिखेंगे, जो भी शब्द दिया है, उसके बाद उसका आंसर लिख देंगे उसके सामने इक्वल टू लगाकर। फिर आपका आता है स्टूडेंट वचन। वचन किसे कहते हैं, ये भी आपका ग्रामर पोर्शन है, जो ग्रामर में चैप्टर्स दिए गए हैं आपको, उसमें एक चैप्टर आपका वचन भी है। शब्द के जिस रूप से यह बोध होगी कि वह संख्या में एक है या अधिक, उसे हम वचन कहते हैं। फिर आपका है वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अगर आपको मैंने एक वचन शब्द दिया है तो आपको उसको बहुवचन बनाना है। अब जैसे एक वचन कमरा, या आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाइए, तो कमरा है आपका एक वचन शब्द। अब बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, कमरे। कमरा, एक कमरा, कमरे यानी बहुत सारे कमरे। तो आपको इसी तरह से पहले क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है इक्वल टू लगाकर। तो कमरा का क्या बहुवचन हो जाएगा, कमरे। इसी तरह से जितने भी आपको शब्द दिए जाएंगे वो पहले आपको शब्द उतारना है और उसके बाद उसका बहुवचन बनाना है। तो स्टूडेंट, आपको मैंने लिंग बता दिए, लिंग क्या होते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, फिर वचन क्या होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। अब आपका जो ग्रामर पोर्शन है उसमें आपको एक चीज़ आती है पर्यायवाची और विलोम। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको हमेशा ग्रामर पोर्शन में पर्यायवाची और विलोम शब्द याद करने हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का एक सा अर्थ निकलता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द में अगर मैंने आपको कोई एक शब्द दे दिया, जैसे दिया मैंने आपको फूल, अब मैंने लिख दिया इसके 2 पर्यायवाची लिखिए, तो आप फूल का क्या लिखेंगे, पुष्प और सुमन। पुष्प और सुमन ये होगा इसके
पर्यायवाची शब्द, फूल एक शब्द दे दिया, आपको पहले फूल लिखना है, उसके बाद उसके दो पर्यायवाची लिखने हैं इस तरह से, पुष्प देन सुमन। इसके बाद मैंने कोई सा भी आपको और शब्द दे दिया, जैसे रात, रात्रि, रजनी, और फिर है सूर्य, सूरज, रवि, चांद का, चंद्रमा, शशि। तो आपको इस तरह से दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, पहले आपको वो वर्ड लिखना है, उसके बाद उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। आप जानते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का उल्टा अर्थ निकलता है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। अब जैसे आपका अभी एक वर्ड था फूल, फूल का उल्टा अर्थ क्या होगा? फूल कांटा, फूल का उल्टा अर्थ क्या निकलेगा? कांटा। तो अगर मैंने आपको विलोम शब्द दिया गया है कि आप निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो फूल का आप क्या लिखेंगे? कांटा। रात का, दिन, ये आपके हो गए विलोम शब्द। इस तरह से पहले जो वर्ड दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया विलोम शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का उल्टा अर्थ निकलता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं, मतलब उस उल्टे अर्थ को ही विलोम शब्द कहा जाता है। फूल का कांटा, रात का दिन, फिर सुंदर का बदसूरत, काला का गोरा, ये सब आपके विलोम शब्द हैं। तो स्टूडेंट पर्यायवाची शब्द बता दिए मैंने आपको, शब्दार्थ बता दिए, टिक द करेक्ट बता दिए, फिल द ब्लैंक्स बता दिए कि आपको कैसे करना है। फिर आपकी ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपको चैप्टर की जितनी भी बुक की एक्सरसाइज है, जितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं, आपको सब कुछ याद करना है। फिर बचते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर भी आपको 1 to 8 चैप्टर के सभी याद करने हैं। जैसे आप ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी की बुक के क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, आपको ग्रामर के जो चैप्टर्स दिए हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। जैसे लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, भाषा, भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है, फिर व्याकरण किसे कहते हैं, फिर आपका है कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए, उसके बाद शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना है। तो ये तो हो गए आपके ग्रामर के क्वेश्चन आंसर। फिर स्टूडेंट आपके जो सिलेबस में मैंने 1 to 8 चैप्टर दिए हैं, उसमें भी आपको, जैसे शामू में कौन सी बुरी आदत थी, तो आपको इसका आंसर लिखना है, शामू में भूलने की बुरी आदत थी। फिर है शामू की नानी ने उसे क्या बनाकर खिलाया, तो क्या बनाकर खिलाया था? खिचड़ी। आप केवल खिचड़ी नहीं लिखेंगे, शामू की नानी ने उसे खिचड़ी बनाकर खिलाई। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से आपको 1 to 8 चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है नीचे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिखकर भेज दिया आपने। अब आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, उसके बाद बचता है आपका ग्रामर पोर्शन में एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन जो भी आपके सिलेबस में लिखवाई गई है, आपको उस एप्लीकेशन को प्रॉपर उसी वे में लिखना है। उसका फॉर्मेट जैसा हमने लिखवाया है वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। जैसे पहले सेवा में, उसके बाद श्रीमती प्रधान अध्यापिका महोदय, फिर आपके स्कूल का नाम, फिर नीचे गुना और मध्य प्रदेश। उसके बाद आप जो विषय पे भी आपको एप्लीकेशन लिखनी है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर शादी के लिए अवकाश की दी है तो आप उसमें लिखेंगे कि मेरे भाई की शादी है और मुझे इस कारण से इतने दिन का अवकाश चाहिए और आप मुझे ये अवकाश देने की कृपा करें। ये आपको पूरा वैसे लिखना है। और अगर आप बीमारी के कारण एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना है कि मैं कल रात से या आप जब से भी बीमार हैं आप लिखें, और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी है कि मुझे आराम करने की सलाह दी है। उसके बाद मुझे जितने दिन का अवकाश आपको लेना है उतने दिन का आप अवकाश, वो डेट डालेंगे, दिनांक, इससे इस तक मुझे अवकाश देने की कृपा करें। फिर आप नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम और क्लास ये डालेंगे। तो आपको प्रॉपर एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी समझ में आ गया किस तरह से लिखनी है। फिर आपका बचता है ऐसे। आपको मैंने जो भी टॉपिक दिया है आपको उस टॉपिक पर ऐसे लिखना है। पेपर में आपको जो भी शीर्षक दिया जाएगा, गाय, मोर या फिर दिवाली, मेरा विद्यालय, मेरा भारत देश, जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं आपको उस पर प्रॉपर 10 लाइन का ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। आपको पहले हेडिंग लिखना है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि मोर पर निबंध लिखिए, तो आपको पहले हेडिंग डालना है मोर। फिर आपको फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ से मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। इस तरह से आपको फिर दूसरी लाइन नीचे लिखना है। तो निबंध भी आपको इसी तरह से इसी वे में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप?
पहले हेडिंग डालेंगे, जो भी आपको टाइटल दिया गया है, उसके बाद आप नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे 10 लाइन्स का ऐसे, और पूरी 10 लाइन लिखना है प्रॉपर सही ढंग से अच्छी राइटिंग में। तो स्टूडेंट आप एप्लीकेशन, ऐसे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ, टिक द करेक्ट, ट्रू और फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और दोनों बुक्स के क्वेश्चन आंसर, हिंदी की बुक के भी और हिंदी ग्रामर की बुक के भी क्वेश्चन आंसर, सब कुछ अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। आप जैसे लिखेंगे उसी तरह से आपकी मार्किंग होगी पेपर में। तो आपको प्रॉपर पेपर देना है ठीक तरीके से, कि पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है, और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर भेजिए पेपर। अब आपको, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने रिवाइज करवाया है आपको। आप उसे अच्छे से याद कीजिए और अपना पेपर ठीक से दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट।